अस्सलाम वालेकुम। लास्ट क्लास जो मैंने अपलोड की थी उसके अंदर क्या हुआ था कि 16 मिनट के बाद जो है मतलब कुछ मसला हो गया था जिसकी वजह से ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हुआ था, सिर्फ वीडियो रिकॉर्ड हो गया था। तो उसी क्लास को यहीं से कंटिन्यू करते हैं। हमने क्या किया था लास्ट क्लास में, बूट स्ट्रैप की CSS वाली फाइल को अपलोड कर दिया था। जेक्यूरी को यहाँ पर हमने लिंक कर दिया था और बूटस्ट्रैप की जावास्क्रिप्ट वाली जो फाइल है उसको भी यहाँ पर हमने लिंक करवा दिया था। मतलब अब हमारा बूटस्ट्रैप जो है वो सेट हो चुका है। इसको चेक करने का तरीका क्या है, सिंपली आप यहाँ पर कोई भी हेडिंग लिखें, ठीक है, और मैं इसको ओपन इन ब्राउज़र करता हूँ और इसको जब मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे कि आपके सामने माई वेब की जो हेडिंग है ये आ चुकी है। अब अगर मैं इस बूटस्ट्रैप को यहाँ से हटा दूँ फॉर एग्जांपल, ठीक है, इस फाइल को मैंने यहाँ से हटा दिया, रिमूव करके यहाँ पर आकर मैंने रिफ्रेश किया तो आप देखेंगे कि अब ये बगैर बूटस्ट्रैप की जो स्टाइलिंग वाली फाइल थी उसको हटाकर हमने चलाया तो अब ये जो हमारा क्रोम ब्राउज़र है ये डिफ़ॉल्ट में हेडिंग को इस तरह दिखाता है। और जब बूटस्ट्रैप को हमने यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर दिया है उसके बाद जब आप यहाँ पर अपनी हेडिंग को देखेंगे तो इसकी स्टाइलिंग जो है चेंज हो गई है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने जो चीज़ यहाँ पर इम्प्लीमेंट की थी, मतलब जो भी आपने CSS की और जावास्क्रिप्ट की फाइल्स यहाँ पर इम्प्लीमेंट की हैं वो क्या हुआ है आपके इस पेज के साथ परफेक्टली जो है सिंक हो चुकी है, वो यहाँ पर लग गई हैं। ठीक है, अब बूटस्ट्रैप काम किस तरह करता है इसको समझते हैं। देखें, मैं यहाँ पर एक क्लास लगा रहा हूँ और इस क्लास को फॉर एग्जांपल मैंने नाम दे दिया है रेड। ठीक है, अपनी स्टाइल वाली फाइल जो मैंने खुद से बनाई है। अच्छा, ये बात भी याद रखिएगा कि अपनी फाइल को आपने बूटस्ट्रैप वाली फाइल के नीचे रखना है। आपने जो फाइल बनाई है स्टाइल वाली उसके अंदर जाकर मैं इस रेड क्लास को जो है डिफाइन कर रहा हूँ और इसका कलर जो है मैं यहाँ पर रेड मैंने डिफाइन करके सेव कर दिया है। और अब मैं जाकर अपने वेब पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो मेरी ये जो हेडिंग है ये रेड कलर में हो गई है। अब यहाँ पर देखें हुआ क्या कि जब इस हेडिंग 1 के साथ ये क्लास असाइन की गई तो इस क्लास के पीछे कुछ ना कुछ स्टाइलिंग अप्लाई की गई है जो हमने इस क्लास के अंदर की है। ठीक है, तो अब जिस भी टैग के ऊपर मैं ये रेड क्लास जो है लगाऊंगा तो उन तमाम की तमाम उस मतलब टैग के अंदर जितना भी टेक्स्ट होगा उन सबका जो कलर है वो रेड हो जाएगा। मतलब मैंने सिर्फ एक दफा क्लास को डिफाइन किया, अब इस क्लास को मैं मल्टीपल जगहों पर इस्तेमाल कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक पी का टैग लगाता हूँ और इसमें थोड़ा बहुत टेक्स्ट में डाल देता हूँ। ठीक है, अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ अभी तो क्या होगा, पैराग्राफ तो आ गया है मेरे पास लेकिन वो अभी ब्लैक कलर के अंदर आ रहा है। और अगर मैं इसके ऊपर यहाँ पर क्लास अप्लाई कर दूँ ये रेड वाली तो अब क्या होगा कि ऑटोमेटिकली ये भी रेड कलर में मेरे पास से आ गया। ठीक है, तो अब ये जो जैसे मैंने क्लास अपनी CSS की फाइल में ये रेड नाम से बनाई थी और मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ तो ये जो बूटस्ट्रैप वाली जो फाइल्स हमने अभी ऐड की हैं यहाँ पर, इनके अंदर इस तरह की बहुत सारी क्लासेस तकरीबन हजारों की तादाद में होंगी। बहुत सारी क्लासेस जो है ऑलरेडी इन फाइल्स के अंदर वो डिफाइंड है। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि उस पर्टिकुलर फाइल का उस पर्टिकुलर क्लास का क्या काम है। फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको ये करके भी दिखाता हूँ, डिफरेंट क्लासेस को हम एक्सेस करके देखेंगे बूटस्ट्रैप की। तो उन क्लासेस को आप सिर्फ यहाँ पर लिखेंगे और उसके पीछे जो स्टाइलिंग है वो ऑटोमेटिकली उस क्लास से उठकर इस पर्टिकुलर टैग के ऊपर आ जाएगी। सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि किस क्लास का क्या काम है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं एक क्लास। सबसे पहले मैं एक डिव बनाता हूँ और डिव के अंदर मैं एक क्लास यहाँ पे लगा रहा हूँ। इस क्लास का नाम है फॉर एग्जांपल कंटेनर। ये बहुत बेसिक हमारे पास क्लास है, तकरीबन जितना भी हम काम करते हैं वो कंटेनर क्लास के अंदर ही कर रहे होते हैं बूटस्ट्रैप को जब हम इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने एक क्लास यहाँ पर यूज की है कंटेनर। इसको आके मैं रिफ्रेश करता हूँ। अभी फिलहाल देखो आपको कोई नजर नहीं आएगा तो हमें इसके अंदर थोड़ा सा टेक्स्ट डालना होगा। मैं फॉर एग्जांपल H1 डाल देता हूँ। यहाँ पर मैंने लिखा माई वेब और यहाँ पर जो है एक पी टैग डालकर और थोड़ा सा उस पर टेक्स्ट डाल देते हैं। ठीक है, अब मैं आकर इसको रिफ्रेश करता हूँ तो अब देखें यहाँ पर ये थोड़ा सा आगे की तरफ आ गया। अगर मैं सेम चीज को यानी इस H1 को और पैराग्राफ टैग को कंटेनर के बाहर मैंने इसको पेस्ट करके सेव किया, अब मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाऊं तो क्या हुआ, इसके ऊपर यहाँ पर कंटेनर मौजूद है क्योंकि उसके अंदर कोई डेटा नहीं है इसलिए हमारे पास डायरेक्टली ये नीचे वाला H1 आ रहा है। तो अब देखें इसके साथ यहाँ पर कोई भी पैडिंग वगैरह ऐड नहीं हुई है।
तो कंटेनर क्लास बेसिकली क्या करती है, लेफ्ट से और राइट से आपके जितना भी आपका टेक्स्ट है या जो भी आपका कंटेंट है इस पर्टिकुलर डिव के अंदर, उसके लेफ्ट और राइट से जो है थोड़ी पैडिंग यहाँ से ऐड कर देती है दोनों साइड से। यहाँ पर भी पैडिंग आ चुकी है, यहाँ पर भी पैडिंग आ चुकी है, ये थोड़ा सा खूबसूरत लेआउट आपका बना देता है। इसी तरीके से आपकी एक और क्लास होती है जिसका नाम है कंटेनर फ्लूइड के नाम से, FLUID, फ्लूइड। अब ये क्लास बेसिकली क्या करती है कि आपकी लेफ्ट और राइट से बहुत ही कम, बिल्कुल माइनर से यहाँ पर पैडिंग आ जाती है, बहुत ही कम, तकरीबन ना दिखने के बराबर समझ लो पैडिंग होती है। तो अगर आप अपनी वेबसाइट को कंप्लीट स्क्रीन के लिए बनाना चाहते हैं, यानी फुल स्क्रीन पर आप अपनी वेबसाइट के कंटेंट को दिखाना चाहते हैं, तो आप अपने जो भी मतलब डेटा डालेंगे वो कंटेनर फ्लूइड के अंदर डालेंगे, कंटेनर फ्लूइड की क्लास के अंदर। और अगर आप चाह रहे हैं कि वो मिडिल सेक्शन के अंदर आपका जो डेटा है वो पेज के मिडिल में शो हो, जैसे अक्सर आपने वेबसाइट पे देखा होगा कि लेफ्ट से और राइट से थोड़ी सी स्पेस छोड़कर फिर बीच के अंदर वेबसाइट बनी हुई होती है, तो वो हम वहां पर हम कंटेनर क्लास का इस्तेमाल करेंगे। फुल पेज के लिए आप कंटेनर फ्लूइड का इस्तेमाल करेंगे। तो होपफुली यहाँ तक आपको कंटेनर का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको यहाँ पर समझ में आ चुका होगा। उसके बाद फिर हम यहाँ पर जो है एक और क्लास इसके अंदर इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम होता है रो क्लास। ठीक है, तो इसके लिए हम एक डिव बनाते हैं और यहाँ पर मैं एक क्लास असाइन करता हूँ, इसका नाम मैंने यहाँ पर दे दिया है रो। अब रोज का और कॉलम्स का कॉन्सेप्ट तो आपको पता ही होगा कि एक रो और कॉलम, एक रो क्या होती है और कॉलम क्या होता है। तो बूटस्ट्रैप भी रोज और कॉलम्स के कॉन्सेप्ट के ऊपर ही काम करता है। तो एक रो जो होती है ये पर्टिकुलर एक लाइन होती है हमारे पास, उस लाइन के बूट स्ट्रैप जो है 12 कॉलम कर देता है, या आप ये समझ लें कि उस पर एक लाइन के बूट स्ट्रैप 12 हिस्से कर देता है। ठीक है, एक बूट स्ट्रैप की रो के अंदर टोटल 12 हिस्से होते हैं या 12 पोर्शंस होते हैं, या इसको नॉर्मल टर्म्स में बोले तो एक रो के बूट स्ट्रैप 12 कॉलम डिवाइड कर देता है। अब उन 12 कॉलम्स को इस्तेमाल करने का तरीका क्या है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। पहले उससे भी पहले मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ कि बूटस्ट्रैप जो है हमारे पास 12 कॉलम्स के ऊपर काम करता है, ये तो मैंने आपको बता दी। ठीक है, अब हमारे पास जो डिवाइसेस होती हैं ना जिनके ऊपर हम अपनी वेबसाइट को एक्सेस करते हैं, वो हमारे पास होती हैं एक्स्ट्रा लार्ज वेबसाइट भी हो सकती है, वेबसाइट कह रहा हूँ, एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन भी हो सकती है, लार्ज स्क्रीन भी हो सकती है, मीडियम, स्मॉल और एक्स्ट्रा स्मॉल। अब एक्स्ट्रा लार्ज के अंदर हमारे पास कौन सी डिवाइसेस आ जाती हैं, वो उस मतलब विथ के डिवाइस जो जैसे हमारे पास 40 इंच की एलसीडी होती है या उससे बड़ी साइज की जो एलसीडीज होती हैं वो तकरीबन हमारे पास लार्ज डिवाइस के अंदर आ जाती हैं, एक्स्ट्रा लार्ज के अंदर आ जाती है। लार्ज के अंदर हमारी जो लैपटॉप्स वगैरह की स्क्रीन होती हैं वो आ जाती हैं, और मीडियम के अंदर जो हमारे नॉर्मल जो CRT मॉनिटर्स होते थे, जो पुराने मॉनिटर्स जो एक बड़े टीवी जैसे दिख रहे होते थे, उनकी जो डिवाइस की विड्थ होती है वो मीडियम के अंदर आ जाती है। स्मॉल के अंदर हमारे पास जो है टैबलेट्स वगैरह आ जाते हैं जो थोड़ा सा मोबाइल से बड़ी साइज के होते हैं, और एक्स्ट्रा स्मॉल के अंदर फिर हमारे पास जो है मोबाइल डिवाइसेस वगैरह आ जाती हैं। तो इन सब के लिए बूटस्ट्रैप के अंदर अलग अलग क्लासेस मौजूद हैं। इन तमाम क्लासेस के, इन तमाम स्क्रीन के लिए बूटस्ट्रैप में अलग अलग क्लासेस है। आप ये चाह रहे हैं कि एक्स्ट्रा लार्ज डिवाइस पे मेरी वेबसाइट थोड़ी अलग दिखे, लार्ज पर थोड़ी अलग दिखे, मीडियम पर और मोबाइल डिवाइसेस के ऊपर अलग तरीके से दिखे, तो आप बूटस्ट्रैप का इस्तेमाल करके अपनी वेबसाइट को हर डिवाइस के लिए डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर आप एक्स्ट्रा लार्ज डिवाइस के लिए कुछ करना चाह रहे हैं तो आपके पास एक चीज आप इस्तेमाल करेंगे XL, जहां पर आप XL का इस्तेमाल करेंगे मतलब ये है कि आप एक्स्ट्रा लार्ज डिवाइस की बात कर रहे हैं। LG आप इस्तेमाल करेंगे तो मतलब आप लार्ज डिवाइस की बात कर रहे हैं। MD इस्तेमाल करेंगे तो आप मीडियम डिवाइस की बात कर रहे हैं। SM इस्तेमाल करेंगे तो स्मॉल की, और XS आप इस्तेमाल करेंगे तो एक्स्ट्रा स्मॉल की। बूटस्ट्रैप के अंदर इनसे रिलेटेड तो क्लासेस अवेलेबल हैं, लेकिन XS से रिलेटेड मेरे ख्याल में कोई भी क्लास अवेलेबल नहीं है। उसकी एक वजह है, वो मैं आपको थोड़ा सा आगे चलकर एक्सप्लेन करता हूँ। फिलहाल हम यहाँ से देखना शुरू करेंगे कि ये जो क्लासेस हैं हम डिफरेंट स्क्रीन के लिए किस तरह हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी तक हमने क्या समझा है कि बूटस्ट्रैप जो है किसी भी चीज को 12 कॉलम्स के अंदर डिवाइड करता है। ठीक है, अब देखो आपने सबसे पहला काम क्या करना है, एक क्लास बनानी है कंटेनर, उसके अंदर आपने एक रो बनानी है।
अब इस रो के अंदर आप जो है कुछ डिव और बनाएंगे। तो मैं एक डिव बनाता हूँ सिंपली, और इसके अंदर जो है क्या करते हैं हम, एक h1 मैंने ले लिया, ठीक है, और इस h1 के अंदर मैंने लिख दिया फॉर एग्जांपल box1, ठीक है, और इसके अंदर थोड़ा सा लॉरम एप्सम का टेक्स्ट हम डाल देते हैं पी टैग लगाकर, ठीक है। तो मैं इसके अंदर फॉर एग्जांपल कितना टेक्स्ट डाल दूं, 50 कैरेक्टर का टेक्स्ट मैंने इस पर डाल दिया। इसको मैं रिफ्रेश कर सेव करके रिफ्रेश करके आपको दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि आपको जो है ये जो पूरे के पूरी स्क्रीन के ऊपर, यानी जो कंटेनर की जो फुल विड्थ थी 100%, उसके अंदर ये जो हेडिंग है और ये जो आपका पैराग्राफ है ये आ चुका है। अगर हम इसको, इस डिव को 2 या 3 बार मैं इसको पेस्ट कर लूँ, यानी अब 3 ये डिव हो चुके हैं, 3 हेडिंग्स है, 3 पैराग्राफ है डिफरेंट हमारे पास। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो क्या हुआ कि इसने पूरे कंटेनर की 100% विथ ली, इसने भी और इसने भी, इन तीनों डिव्स ने 100% विथ यहाँ पर ले ली। मैं चाह रहा हूँ कि ये बॉक्स, ये तीनों बॉक्स मेरे पास एक ही जगह पर आ जाए, ठीक है, मतलब थोड़ा सा जो है बॉक्स 1 को मिल जाए, बीच के अंदर बॉक्स 2 आ जाए, फिर बॉक्स 3 आ जाए। मैं इनका नाम भी थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, जैसे ये बॉक्स 2 और इसको मैंने दे दिया बॉक्स 3। अब आकर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये कुछ इस तरीके से मेरे पास आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास इस डिव के ऊपर एक क्लास हम लगाएंगे, उस क्लास का नाम है कॉल के नाम से, ठीक है। कॉल क्लास क्या है, बेसिकली ये कॉलम्स को रिप्रेजेंट कर रही होती है। तो अब कितने कॉलम्स इस पर्टिकुलर डिव को देना चाह रहे हैं, टोटल हमारे पास 12 कॉलम है, क्योंकि देखें हम एक रो के डिव के अंदर मौजूद है, ये हमारा रो वाला डिव है, ठीक है, इसके अंदर हम मौजूद हैं। तो अब इस पर्टिकुलर रो में हमारे पास टोटल 12 कॉलम्स हैं। तो आपको बताना होगा अपने वेब ब्राउजर को कि ये वाला डिव कितने कॉलम पर नजर आए, ठीक है। तो देखें, अब अगर आप एक्स्ट्रा लार्ज की बात कर रहे हैं तो आप यहाँ पर लिखेंगे कॉल XL, ठीक है, फिर डैश लगाकर उसके बाद कितने कॉलम, तो मैं फॉर एग्जांपल यहाँ लिख देता हूँ। अब देखो इस क्लास का मतलब क्या है कि एक्स्ट्रा लार्ज डिवाइस के ऊपर ये वाला जो डिव है ये 4 कॉलम्स के ऊपर चला जाना चाहिए, ठीक है। या आप ऐसा भी कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल मैं इसको लिखता हूँ LG कर देता हूँ, क्योंकि अभी हमारे पास एक्स्ट्रा लार्ज डिवाइस नहीं है, मैं लैपटॉप की स्क्रीन पर हूँ। तो मैं इसको कर रहा हूँ कि लार्ज डिवाइस के ऊपर ये टोटल जो है 4 कॉलम ये वाला जो डिव है ये ले ले, ठीक है। तो सेम मैं क्या करता हूँ, इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया और इन तमाम डिव्स के अंदर मैं यहाँ पर आकर पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। बहुत ध्यान से ये चीज समझनी होगी, क्योंकि कॉलम्स को अगर आपने समझ लिया कि कॉलम किस तरह आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको बूट स्टेप समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीज यहाँ पर सिर्फ कॉलम्स को समझना है, बाकी सब कुछ बूट स्टेप में बहुत आसान है। तो अब मैंने इन तीनों डिव्स के ऊपर ये क्लास लगा दी है। इस क्लास का मतलब ये है कि लार्ज डिवाइस की विड्थ जब हो तो उस वक्त ये वाला जो डिव है वो 4 कॉलम्स ले ले, ठीक है। तो अब मैं आकर यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये जो मेरे पास बॉक्स था, मतलब ये जो है हमारा कंटेनर है, या ऐसा करते हैं मैं कंटेनर को जो है एक बॉर्डर दे देता हूँ, स्टाइल लगाकर मैं इसको दे देता हूँ, मैं इनलाइन स्टाइल कर रहा हूँ, ठीक है। तो बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक मैंने दे दिया, ठीक है, और सेम बस इतना ही काफी है, ठीक है। अब यहाँ का रिफ्रेश मैंने किया, अब देखें बॉर्डर ये हमारा कंटेनर के ऊपर आ रहा है, और ये जो कंटेनर के अंदर हमने रो की क्लास इस्तेमाल की है, एक रो के अंदर टोटल 12 कॉलम्स हैं, और अभी हम लार्ज डिवाइस की विड्थ के ऊपर है, यानी मैं अभी लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर हूँ, तो ये लार्ज डिवाइस के अंदर काउंट होती है लैपटॉप की स्क्रीन। तो अब ये जो हमारे पास है ये 4 कॉलम बॉक्स 2 के, 4 कॉलम हमारे पास बॉक्स 3 के, तो ये कंप्लीट हमारे पास क्या हो गया है, 12 कॉलम्स हो गए। अगर एक डिव इसके अंदर और आ जाता है जिसके ऊपर सेम क्लास लगी हुई है, सेम क्लास अगर इसके ऊपर लगी हुई है, तो अब क्या होगा, यहाँ पर आकर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ऑटोमेटिकली जब हम कॉलम से एक्सीड कर जाएंगे तो वो जो नया कॉलम होगा वो ऑटोमेटिकली उस पर्टिकुलर कॉलम के नीचे की तरफ ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएगा। तो ये भी आप कर सकते हैं। मैं इसको दोबारा से अंडू करके
3 ही डिव रहने देता हूँ। तो होपफुली ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि लार्ज डिवाइस के ऊपर हम क्या करना चाह रहे हैं। अच्छा, अब एक चीज और है, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, मैं थोड़ी सी स्क्रीन को छोटा करता हूँ। देखें, मैं अभी यहाँ से इसको, जैसे ही मैं लार्ज डिवाइस से नीचे वाली विड्थ के ऊपर आता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं अभी मीडियम डिवाइस की विड्थ के ऊपर आ गया, तो मीडियम डिवाइस की विड्थ के ऊपर आप देखेंगे कि यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली इसने 100% विड्थ खुद ब खुद ले लिया। अब ये 4 कॉलम्स में डिवाइड नहीं है, बल्कि ये 100% कंटेनर के विड्थ के अंदर आ गए। तो उसको भी डील करने का हमारे पास तरीका है। आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर मल्टीपल क्लासेस लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको कहा कॉल MD-6, यानी जब ये मीडियम डिवाइस के ऊपर हो, मीडियम डिवाइस के विड्थ के ऊपर हो, तो ये डिव जो है 6 कॉलम ले ले। जैसे ही ये लार्ज डिवाइस के ऊपर जाए तो ये 4 कॉलम्स पे चला जाए। तो सेम क्लास को मैं कॉपी करता हूँ और ये यहाँ पर मैंने इन सब जगहों पर पेस्ट कर दिया। अब इसको मैंने सेव किया, यहाँ आकर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो अब आप देख सकते हैं कि जब मैं मीडियम डिवाइस के ऊपर हूँ तो ये मेरे पास जो है 6 कॉलम्स ले रहा है। ठीक है, और ये वाला जो बॉक्स है ये भी 6 ले रहा है, और वो ऑटोमेटिकली जब 12 से हम एक्सीड कर गए तो ये वाला बॉक्स 3 जो है ऑटोमेटिकली नीचे की तरफ आ गया। अब आप यहाँ पे फर्क देख सकते हैं, अभी हम मीडियम के ऊपर है। जैसे ही मैं मीडियम से लार्ज के ऊपर आया तो लार्ज के ऊपर इसने 4 कॉलम्स ऑटोमेटिकली ले लिए। तो इस तरह करके आप अपनी वेबसाइट को बता सकते हैं कि उसको लार्ज डिवाइस के ऊपर कैसा दिखना है, मीडियम पर कैसा दिखना है, एक्स्ट्रा लार्ज पर कैसा दिखना है, और स्मॉल डिवाइसेस के ऊपर उसे कैसा दिखना है। तो होपफुली यहाँ तक आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी कि ये जो कॉलम्स वगैरह हैं ये किस तरह काम करते हैं। अगर नहीं समझ में आई है तो आपको इसके साथ बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाकर आपको ये चीज़ समझ में आएगी। एक दफ़ा में, 2 दफ़ा में सिर्फ किसी ने आपको बताया, जैसे मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ये 1 दफ़ा में 2 दफ़ा में समझ में आने वाली चीज़ नहीं है। इसके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। अच्छा, अब ये जो लार्ज डिवाइस वाली क्लास है इसको मैं बिल्कुल यहाँ से हटा रहा हूँ, और मीडियम डिवाइस वाली क्लास के ऊपर मैं इसको कह देता हूँ कॉल MD4। ठीक है, अब देखें, ना मैंने यहाँ पर लार्ज के लिए कोई क्लास लगाई है, ना मैंने एक्स्ट्रा लार्ज के लिए कोई क्लास लगाई है। मैंने डायरेक्टली मीडियम डिवाइसेस के लिए यहाँ पर क्लास यूज की है। मैंने Ctrl+S करके सेव किया और फुल स्क्रीन के ऊपर जाकर मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ। देखो, मैंने रिफ्रेश किया तो अब भी ये 4 कॉलम्स ही ले रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप किसी छोटी विड्थ की डिवाइस के लिए कोई क्लास लगाते हैं, फॉर एग्जांपल आपने मीडियम के लिए कहा कि ये 4 कॉलम्स लेगा, तो इसका मतलब ये है कि ये जो क्लास है ये लार्ज डिवाइसेस के लिए भी काम करेगी और एक्स्ट्रा लार्ज के लिए भी काम करेगी। देखो, मीडियम के लिए आपने 4 कॉलम कहा है, तो मीडियम पे तो ये 4 कॉलम दिखाएगा ही, लेकिन ये लार्ज पे भी 4 कॉलम्स दिखाएगा और एक्स्ट्रा लार्ज पे भी 4 कॉलम्स पे ही ये वाला डिव को दिखाएगा। जैसे ही मैं मीडियम से छोटी स्क्रीन के ऊपर जाऊंगा, फॉर एग्जांपल मैं स्मॉल डिवाइसेस के विड्थ के ऊपर चला गया, तो ऑटोमेटिकली ये जो कंप्लीट 100% विड्थ के ऊपर चला जाएगा। ठीक है, इसको मैं करके दिखाता हूँ। मैंने इसको आपको रिफ्रेश किया और यहाँ पर आकर अभी देखें, यहाँ से मैं थोड़ा सा छोटी स्क्रीन पर आया, अभी भी ये 4 कॉलम्स पर है। इससे छोटी स्क्रीन के ऊपर हम चलते हैं, तो जैसे ही देखें मैं यहाँ से, अभी मैं मीडियम के ऊपर हूँ, मीडियम के ऊपर ये 4 कॉलम्स पर ही दिखा रहा है। जैसे ही मैं स्मॉल स्क्रीन के ऊपर आया, स्मॉल स्क्रीन के ऊपर इसने ऑटोमेटिकली कंप्लीट 12 कॉलम्स यहाँ पर ले लिए, क्योंकि हमने स्मॉल डिवाइसेस की विड्थ के लिए कोई भी चीज़ यहाँ पर मेंशन नहीं की है कि स्मॉल डिवाइस के ऊपर इस पर्टिकुलर वेबसाइट को कैसा दिखना है। तो होपफुली यहाँ तक ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। इससे आपको अच्छी खासी मतलब इस पर प्रैक्टिस करनी होगी, तब जाकर आपको ये चीज़ ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। अच्छा, अब आप वेबसाइट का लेआउट इससे किस तरह बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप एक जो है, आपके पास एक रो है, उसके अंदर आपके पास 2 डिव्स हैं। ठीक है, एक हम यहाँ दे देते हैं इसको कि मीडियम डिवाइस के ऊपर ये जो है 4 कॉलम्स ले ले, और यहाँ पर हम एक अनऑर्डर्ड लिस्ट ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर जो है एक UL ले रहा हूँ, और इस UL के अंदर मेरे पास कुछ जो है li टैग्स अवेलेबल हैं। ठीक है, इधर मैंने दे दिया item 1। ठीक है, कॉपी करके मैंने इसको 3-4 बार पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये एक मैं छोटा सा आपको एक डेमो दिखाना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से आप अपनी वेबसाइट को जो है रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं बूटस्ट्रैप की मदद से। देखो,
रो है, एक रो के अंदर मैंने दो डिव बनाए हैं। एक को मैंने कहा है कि मीडियम डिवाइस के ऊपर जब हो तो 4 कॉलम्स ले ले, यानी ये जो आपका है ये 4 कॉलम्स ले लेगा, और ये वाला जो डिव है ये आपके पास 8 कॉलम्स लेगा, तो टोटल 12 कॉलम्स हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको फुल स्क्रीन के ऊपर लेकर चलते हैं और अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि ये वाला जो हिस्सा है जिसके अंदर यूएल है ये 4 कॉलम्स पर आ रहा है, और ये वाला है जो है आपके पास 8 कॉलम्स पर आ रहा है। इसको छोटा करते हैं। देखो मीडियम का मैंने लिखा है, मीडियम का मैंने लिखा है, तो इसका मतलब ये है कि ये लार्ज के लिए भी काम करेगा, एक्स्ट्रा लार्ज के लिए भी काम करेगा। तो अभी हम फुल स्क्रीन के ऊपर आते हैं। फुल स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं कि ये अभी भी 4 कॉलम्स पे है और ये 8 कॉलम्स पर है। थोड़ा सा छोटा करते हैं, यहाँ से अभी हम एक्स्ट्रा लार्ज से लार्ज के ऊपर आ गए। ठीक है, तो इसके ऊपर भी ये सही काम कर रहा है, 4 और 8 कॉलम्स आ रहे हैं। उससे छोटी डिवाइस के ऊपर चलते हैं, यहाँ से हम मीडियम के ऊपर आ गए हैं, तो अभी भी ये 4 और 8 कॉलम्स हमारे पास ले रहा है। उससे छोटी स्क्रीन के ऊपर जब चलते हैं, जैसे ही मैं स्मॉल के ऊपर जाऊंगा, देखिए अभी हम मीडियम पर हैं, जैसे ही मैं स्मॉल स्क्रीन के ऊपर गया तो ऑटोमेटिकली ये जो मेरा यूएल वाला हिस्सा है इसने टोटल 12 कॉलम्स ले लिए, और जो ये नीचे वाला डिव था इसने भी टोटल 12 कॉलम्स ले लिए। तो इसी तरीके से अगर आपके पास कोई नेव बार आपने इस्तेमाल की है तो फुल स्क्रीन के ऊपर तो आपकी नेव बार सही नजर आ रही होगी, मतलब इस तरीके से, लेकिन जैसे ही आप स्मॉल स्क्रीन पर यानी मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर पहुंचेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी नेव बार जो है वो कंप्लीट स्क्रीन के ऊपर आ जाएगी, और उसके बाद वाला जितना भी डेटा होगा वो नीचे की तरफ आ जाएगा। इसकी हम नेक्स्ट क्लास के अंदर एक थोड़ा सा डेमो भी देखेंगे, एक एक्चुअल नेव बार बनाकर देखेंगे। अभी एक नेव बार नहीं है, सिर्फ एक ये यूएल टैग है, तो इसको भी हम यहाँ पर देखेंगे कि ये किस तरीके से काम करता है। अच्छा, तो यहाँ तक होपफुली आपको ये जो कॉलम्स वाला जो कॉन्सेप्ट है ये समझ में आ चुका होगा कि कॉलम्स वगैरह किस तरह काम कर रहे होते हैं। अगर मैं इसको यहाँ से कंटेनर डैश फ्लूड कर दूं तो कंटेनर फ्लूड अब बेसिकली क्या करेगा, ये कंप्लीट स्क्रीन के ऊपर ऑटोमेटिकली फुल स्क्रीन की जो वेबसाइट है वो आपके पास बनेगी। तो आप देख सकते हैं कि ये 4 और 8 कॉलम्स अभी भी उसी तरह काम कर रहे हैं। ये हम लार्ज के ऊपर आ गए हैं, फिर उसके बाद हम मीडियम पर आ गए हैं, और आखिर में हम ये स्मॉल के ऊपर आ गए हैं। तो अब आपको ये चीज़ फर्क नज़र आ रहा होगा कि किस तरीके से काम करता है। तो इस क्लास को मेरे ख्याल में यहीं पे वाइंड अप करते हैं। आपको सिर्फ इस क्लास के अंदर क्या करना है, इन कॉलम्स की प्रैक्टिस करनी है। डिफरेंट आप यहाँ पर अच्छा इनको आप ब्रेक पॉइंट कहते हैं, ये जैसे मैंने मीडियम लिखा है, लार्ज लिखा है, एक्स्ट्रा लार्ज लिखा है, तो इनको आप ब्रेक पॉइंट कहते हैं। तो इन ब्रेक पॉइंट्स की आपने प्रैक्टिस करनी है कि डिफरेंट मतलब विद की स्क्रीन के ऊपर आपकी जो वेबसाइट है वो कैसे दिखेगी, तो डिफरेंट ब्रेक पॉइंट्स पर कितने कॉलम्स पर आपका डिव आना चाहिए, ये इन सब की आपने प्रैक्टिस करनी है। होपफुली ये वाला जो कॉन्सेप्ट है कंटेनर का, रो का और ये कॉलम्स वाला, ये आपको समझ में आ गया होगा। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपके स्किल्स जो हैं वो शार्प होते रहेंगे। तो कोशिश करके ये जो अभी मैंने चीज़ें की हैं इनको लाजमी कर लीजिएगा, ताकि आने वाली जो वीडियो सीरीज है वो आपको समझ में आ सके। अल्लाह हाफिज़।